हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम प्रोज डिवाइसेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि प्रोज के हिंदी मीनिंग है गद्य और डिवाइसेस का हिंदी मीनिंग है उपकरण। ये आपका बीए फर्स्ट ईयर का इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक है प्रोज डिवाइसेस, जिसको आज हम डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। एक भी पॉइंट यहाँ पे हम मिस नहीं करने वाले हैं और इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस कनेक्टेड हैं। सारे क्वेश्चंस के बारे में भी मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, गद्य क्या माना क्या होता है। आप सोच रहे हो कि गद्य क्या होता है, तो सामान्यतः देखिए जो मनुष्य की बोलने और लिखने पढ़ने की जो छंद के साथ यानी कि छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा को, यानी छंद रहित जो हमारी नॉर्मल भाषा है उसको गद्य कहा जाता है ना। इसमें केवल जो है आंशिक सत्य है, क्योंकि इसमें गद्यकार जो होते हैं के रचनात्मक बोध की अवहेलना है। साधारण व्यवहार की भाषा भी गद्य तभी कही जा सकती है जब यह व्यवस्थित और स्पष्ट हो। यानी कि जो हमारी साधारण बोलबाल की भाषा है, बोलचाल की, वो भी एक शेड्यूल से होनी चाहिए, यानी कि व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित ढंग से होनी चाहिए, तभी ये हमारी गद्य कहलाएगी, नहीं तो नहीं कहलाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोज डिवाइसेस क्या होती है। साधारण बोलचाल की भाषा जो व्यवस्थित ढंग से हो उसे क्या कहते हैं, गद्य उपकरण। अब देखिए इसके उपकरण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहला है थीम। थीम को हिंदी में विषय या विषय वस्तु। सेकंड पॉइंट हमारा है पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि दृष्टिकोण। थर्ड पॉइंट हमारा है सेंटेंस, यानी कि वाक्य। देखिए जैसे जैसे मैंने बताया कि व्यवस्थित रूप से ये सारी चीज़ें उस हमारी बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। अरेंजमेंट चौथा हमारा है अरेंजमेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है व्यवस्था। इमेजरी पांचवा पॉइंट हमारा है इमेजरी, यानी कि कल्पना करना। देखिए पहले तो जो विषय वस्तु हमारी है, फिर उसके बाद वाक्य कैसा है, फिर वाक्य एक व्यवस्थित है कि नहीं है, फिर कल्पना उसमें है कि नहीं। फिर देखिए 6 पॉइंट हमारा है मूड, यानी कि मनोदशा। बात का टॉपिक क्या है, मूड क्या है, ये चीज़ें। अब देखिए 7 पॉइंट जो हमारा है वो है समायोजन, यानी कि जो वर्ड्स है, शब्द हमारा वो व्यवस्थित और समायोजित रूप से है कि नहीं है। अब देखिए डिक्शन 8 पॉइंट पे है डिक्शन, यानी कि शब्दों का चयन। ये नहीं कि गलत शल्त वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करें तो वो हमारी गद्य की भाषा नहीं कहलाएगी, वो खराब, बिल्कुल खराब बोली कहलाएगी। 9 पॉइंट हमारा है थीम, यानी कि विषय वस्तु। 10 पॉइंट पे हम आते हैं। 10 पॉइंट हमारा है एनोलॉजी, जिसको हम क्या कहते हैं, समानता। इन सब के बारे में हम अच्छे से पूरे स्टडी करेंगे। अभी मैं इसके क्वेश्चंस आपको बताऊंगी तो आपको पढ़ने में काफ़ी इजी होगा। देखिए 11 पॉइंट है एनेक्डोट्स, यानी कि उपाख्यान। एंटीथेसिस विलोम। एफोरिज्म, यानी कि कहावत। फिर यहाँ पे डिक्शन आता है, यानी कि शब्दों का चयन। फिर यहाँ पे है इन्वर्जन 15 पॉइंट पे, यानी कि उलट देना। 16 पॉइंट पे आएगा ह्यूमर्स एंड पैथोस, यानी कि हास्य और करुणा। अब इसके क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं जो बाकी पिछले एग्जामों में आए हैं, और ये इस बार के एग्ज़ाम में इन सारे क्वेश्चंस के आने की संभावना हो सकती है। देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि उसमें देखा था आपने, पॉइंट ऑफ व्यू था। व्हाट इज़ अ सेंटेंस पैटर्न। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन थीम एंड सब्जेक्ट मैटर। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन थीम। ये सारा आपको एक एक पॉइंट के वॉइस के साथ मिलेगा। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, इससे आपके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मिस हो जाएंगे आपके। देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मूड। मूड से आप क्या समझते हैं। डिफरेंट बिटवीन टोन एंड मूड। अब देखिए राइट अ ब्रीफ नोट ऑन पैथोस, जैसा कि 15 पॉइंट हमारा था पैथोस, तो ये इसमें बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन टोन।
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इमेजरी, इसका भी आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गिव एन इंट्रोडक्शन ऑन एफोरिज्म, व्हाट इज एन इन्वर्जन, व्हाट इज एंटीथेसिस। इसमें से 100% आपके क्वेश्चन कनेक्ट होंगे। आप एग्ज़ाम दे के आइएगा तो ज़रूर ये वीडियो चेक करिएगा, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए होंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनोलॉजी, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एनेक्डोट। ये सारे देखिए आपके इससे कनेक्ट है, सारे क्वेश्चन जो हैं ये प्रोज डिवाइसेस से हैं और जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। व्हाट इज प्रोज, प्रोज यानी कि गद्य क्या है। एनी पीस ऑफ रिटन वर्क दैट इज कंपोज्ड इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स एंड फॉलो बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स आर कॉल्ड प्रोज। यानी कि जो रिटन वर्क लिखित कार्य है का कोई भाग जो अनुच्छेदों के रूप में बना हो और बुनियादी व्याकरणिक नियमों का पालन करता हो गद्य कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है ना फॉलो बेसिक यानी कि बुनियादी और ग्रामेटिकल यानी कि व्याकरणिक रूल्स यानी कि नियमों का पालन जो करता हो वो क्या कहलाता है, गद्य कहलाता है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद किसे कहते हैं, मैं आपको ये पॉइंट भी क्लियर कर दे रही हूँ। देखिए अनुच्छेद उसे कहते हैं जो किसी भी शब्द, वाक्य, सूत्र से संबद्ध विचार एवं भावों को अपने अर्जित ज्ञान और निजी अनुभूति से सजोकर यानी कि बिल्कुल प्यार से बनाया शैली के माध्यम से उसे गद्य भाषा में अभिव्यक्त करना अनुच्छेद कहलाता है। जो सारे मैंने पिछले क्वेश्चंस बताए आप उसको ज़रूर राइट कर लीजिएगा। राइट करने के बाद आप स्टडी करिएगा तो आपको काफ़ी आसानी होगी। जैसा कि आपके सामने अगर क्वेश्चंस होगा तो ये जितने भी पॉइंट आने वाले हैं आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा कि गद्य व्हाट इज प्रोज यानी कि गद्य क्या है। लिखित कार्य का यानी कि जो हमारा लिखा हुआ कार्य है उसका जो भाग है अनुच्छेदों के रूप में बना हो यानी कि बिल्कुल प्यार से शैली में हो और बुनियादी व्याकरणिक नियमों का पालन करता हो गद्य कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोज यानी कि गद्य के कितने प्रकार हैं उसको जानते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोज, गद्य के प्रकार। पहला है फ्रिक्शनल प्रोज यानी कि घर्षणात्मक या प्रतिरोधात्मक। इट इज अ ट्रेडिशनल टाइप ऑफ लिटरेचर इन विच एसेज, यह एक पारंपरिक प्रकार का साहित्य है जिसमें नोवेला एंड रोमांसेस आर कंपोज्ड यानी कि निबंध, उपन्यास और रोमांस, कथानात्मक विषय वस्तु, द एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट, थीम, कैरेक्टर्स इटीसी यानी कि विषय वस्तु, चरित्र आदि तत्वों के साथ रचे जाते हैं। दूसरा हमारा है नॉन फ्रिक्शनल प्रोज यानी कि गैर घर्षणात्मक गद्य। Those type of prose contains factual information such as information of newspaper, true stories etc. देखिए those types of यानी कि इस प्रकार के गद्य तथ्यात्मक जानकारी होती है such as information of newspaper जैसे समाचार पत्र की जानकारी और सच्ची कहानियों की जानकारी। अब देखिए पहला जो मेन पॉइंट है यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। पहला पॉइंट हमारा था थीम यानी कि विषय या विषय वस्तु जिसे कह सकते हैं आप। थीम इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ लिटरेरी वर्क, इट कंटेन्स द डीपर मीनिंग। विषय वस्तु साहित्यिक कृति एवं केंद्रीय विचार है, इसमें गहरे अर्थ शामिल हैं यानी कि डीपर मीनिंग एंड कन्वेड, इसमें गहरे अर्थ शामिल हैं। द राइटर थ्रू हिज वर्क्स, लेखक ने अपनी रचनाओं के माध्यम से। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रीडर टू अंडरस्टैंड
द थीम ऑफ द वर्क। रचना के विषय को समझना पाठक की जिम्मेदारी है। सेकेंड पॉइंट हमारा है पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए थीम वाला क्वेश्चन था ना, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन थीम, तो आप इसको लिख दीजिएगा ज़रूर से। सेकेंड पॉइंट है पॉइंट ऑफ व्यू, द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच द स्टोरी। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है दृष्टिकोण, देखने का नज़रिया। देखिए द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच द स्टोरी हैज़ बीन रिटन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ व्यू। कहानी जिस परिप्रेक्ष्य से लिखी गई है उसे दृष्टिकोण कहा जाता है। द राइटर क्रिएट्स अ पर्सन, लेखक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करता है हु टेल द स्टोरी, जो स्टोरी को बताता है यानी कि जो स्टोरी को कहता है। एंड थ्री मैनर्स ऑफ नरेटर, यानी कि जो कथावाचक के तरीकों द स्टोरी एंड थ्री मैनर्स ऑफ नरेटर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ऐसे व्यक्ति का निर्माण करता है हु टेल द स्टोरी, जो कहानी कहता है और कथावाचक के तरीके को दृष्टिकोण कहता है। दृष्टिकोण निम्न प्रकार के होते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। दृष्टिकोण निम्न प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि प्रथम व्यक्ति के दृष्टिकोण। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज आई, कहानी का सूत्रधार यानी कि आई है, ठीक है। तो द स्टोरी इज फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, तो कहानी प्रथम व्यक्ति दृष्टिकोण है। द राइटर फिल्स द स्टोरी विथ इमोशन, और लेखक जो है वो कहानी को भावनाओं से भर देता है। स्टोरी विथ फिल्स द स्टोरी विथ इमोशन, यानी कि कहानी को राइटर जो है वो इमोशन से भर देता है, यानी कि भावनाओं से भर देता है। अब देखिए सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। F the writer tells a story using the point of view of address, then it is second person point of view, यानी सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण। If the writer, अगर लेखक संबोधित करने वाले के दृष्टिकोण का उपयोग करके कहानी कहता है तो यह दूसरे व्यक्ति का यानी कि सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का दृष्टिकोण है। राइटर यूजेस एड्रेसेस, यानी कि लेखक किसी अन्य पात्र की कहानी को सुनाने के लिए संबोधनकर्ता को कथावाचक के रूप में उपयोग करता है। अब देखिए थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि तीसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण। The narration applies from a distance is the third person point of view. वर्णन दूर से लागू होता है, तीसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण वर्णन दूर से लागू होता है, यह तीसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण है। अब देखिए थर्ड पर्सन omniscient, it needs third person omniscient who comment on all the facts that are cause of motivation of work, यानी कि तीसरे व्यक्ति का सर्वज्ञ। इसके लिए तीसरे व्यक्ति सर्वज्ञ की आवश्यकता है जो कार्य की प्रेरणा का कारण बनने वाले सभी तथ्यों पर टिप्पणी करे। He is like God, वो भगवान की तरह है। Who knows all thoughts, जो अतीत के सभी विचारों, कार्यों और सभी पात्रों की योजनाओं को जानता है, यानी कि पास्ट एंड प्लान्स ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स, जो
कार्य और सभी पात्रों की योजनाओं को जानता है। थर्ड हमारा है, देखिए, सेंटेंस अरेंजमेंट यानी कि वाक्य की व्यवस्था। सेंटेंस अरेंजमेंट इज ग्रामेटिकली, वाक्य व्यवस्था शब्दों की व्याकरणिक दृष्टि से करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स यानी कि व्याकरणिक दृष्टि से सही व्यवस्था है। इट इज अ स्ट्रक्चर that places correct pattern of sentences in order to form meaningful sentences following with correct punctuation, यानी कि यह एक ऐसी संरचना है जो सही विराम यानी कि करेक्ट पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस, सही विराम चिन्हों के साथ सार्थक यानी कि मीनिंगफुल सेंटेंसेस यानी कि सार्थक वाक्य बनाने के लिए वाक्यों का सही पैटर्न रखती है। बेसिक पार्ट ऑफ सेंटेंसेस अरेंजमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज इंक्लूड सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी भाषा में वाक्य व्यवस्था के मूल भाग में शामिल है विषय, क्रिया वस्तु, सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, वर्ब ऑफ्टेन इंडिकेट्स द एक्शन, कॉमन सेंटेंसेस, पैटर्न फॉर्मेट विथ क्लॉजेस, यानी कि विषय, क्रिया वस्तु, विषय क्रिया करता है, क्रिया अवसर क्रिया को इंगित करती है, वस्तु क्रिया को सहन करती है, कॉमन सेंटेंसेस, पैटर्न फॉर्मेट विथ क्लॉजेस, उपवाक्यों के साथ बनने वाले सामान्य वाक्य पैटर्न। पहला देखिए पैटर्न है सिंपल सेंटेंसेस यानी कि सरल वाक्य। अब देखिए सरल वाक्य किसे कहते हैं? सिंपल सेंटेंसेस ऑलवेज हैव वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सरल वाक्य में सदैव, ऑलवेज, एक स्वतंत्र, वन इंडिपेंडेंट उपवाक्य होते हैं। क्लॉज मीन्स उपवाक्य। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंसेस देखिए किसे कहते हैं, यानी कि संयुक्त वाक्य जो जुड़े हुए हैं, संयुक्त। कंपाउंड सेंटेंसेस हैव टू, संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र यानी कि टू इंडिपेंडेंट उपवाक्य होते हैं, क्लॉजेस। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यानी कि जटिल वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैव वन इंडिपेंडेंट यानी कि जटिल वाक्य में एक स्वतंत्र एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि और एक आश्रित, डिपेंडेंट का मीन्स होता है आश्रित, उपवाक्य होता है। 4 पॉइंट है हमारा इमेजरी। लगता है गाइस वीडियो 2 पार्ट में हमारी होने वाली है। वीडियोस को स्किप मत करिएगा क्योंकि ये सारे पॉइंट आपके सारे एग्जाम्स में आने वाले हैं। 4 पॉइंट है हमारा इमेजरी यानी कि कल्पना। अब देखिए कल्पना किसे कहते हैं? द नैरेटिव टेक्निक दैट क्रिएट सेंसरी एक्सपीरियंस टू क्रिएट अ पिक्चर थ्रू वर्ड्स इन रीडर्स माइंड इज कॉल्ड इमेजरी। देखिए पाठक के मन में शब्दों के माध्यम से टू क्रिएट एक पिक्चर, एक चित्र बनाने के लिए संवेदी अनुभव उत्पन्न करने वाली कथा तकनीक को इमेजरी कहा जाता है। राइटर अपील्स टू वेरियस सेंसेस यानी कि लेखक विभिन्न इंद्रियों जैसे लाइक, टेस्ट, स्वाद, स्मेल, गंध, साइट यानी कि दृष्टि, फेल यानी कि अनुभव, एंड लिसन और सुनने की अपील करता है, एंड इवोक फीलिंग्स एंड इमोशन इन इमेजरी और भावनाओं को जागृत करता है। बिसाइड्स विजुअल representation and internal emotions are also included. Imagery can be of following types.
कल्पना में दृश्य प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन या मानसिक छवियों के अलावा शारीरिक संवेदना और आंतरिक भावनाएं भी शामिल होती हैं। इमेजरी निम्न प्रकार की हो सकती है। पहला है विजुअल इमेजरी यानी कि दृश्य कल्पना, डिस्क्रिप्शन ऑफ कलर साइज पैटर्न यानी कि रंग का आकार पैटर्न का वर्णन, ऑडिटोरी इमेजरी यानी कि श्रवण कल्पना, डिस्क्रिप्शन ऑफ साउंड्स यानी कि ध्वनियों का वर्णन, काइनेस्थेटिक इमेजरी यानी कि घ्राणात्मक कल्पना, डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉनिटर मोमेंट्स यानी कि गंधों का वर्णन, ऑफ्लैक्टोरी इमेजरी यानी कि स्वाद संबंधी कल्पना, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्मेल्स यानी कि मीठा, खट्टा, नमकीन आदि जैसे, गस्टोलटरी इमेजरी, डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट सच एज स्वीट, सोर, साल्टी इटीसी यानी कि जैसा कि मैंने बताया कल्पना मीठा, खट्टा, नमकीन आदि जैसे, टैक्टाइल इमेजरी यानी कि स्वाद का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्सचर, टेम्परेचर इटीसी यानी कि कल्पना, बनावट, तापमान आदि का वर्णन। अब है नीचे ऑर्गेनिक इमेजरी। 5th पॉइंट है हमारा मूड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और फिर हम स्टार्ट करेंगे मूड, जिसके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। मूड से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मूड, सेटिंग, डिक्शन, थीम्स, जैसे कि आपका था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मूड, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सेटिंग, राइट अबाउट थीम, ये सारे क्वेश्चंस आपके थे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।